Hello students, how are you all? I hope you all are fine. First of all, we will discuss fact of the day. So, the fact of the day is coronavirus disease is an infectious respiratory disease. COVID-19 outbreak started in Wuhan, China. यानी कि जो कोरोना वायरस है ये एक इन्फेक्शन वाली बीमारी है जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़ी हुई है. इसके अलावा कोविड-19 जो सबसे पहले शुरू हुआ था वो आपके चाइना के वुहान शहर से शुरू हुआ था. ओके, आई होप इट इज वेरी कॉमन नॉलेज, आपको पता होगा पहले से ही. लेट्स स्टार्ट द क्लास. प्रीवियस क्लास में हमने फंगी एंड प्रोटोजोआज को कवर किया था. प्रोटोजोआज में हमने अमीबा एंड पैरामीशियम देखा था. नाउ वी विल स्टार्ट विद वायरसेस. व्हाट इज वायरसेस? A viral particle contain a single nucleic acid core surrounded by a protein coat and sometimes enzymes that are required to initiate viral replication. Viruses can only replicate within the cell of animals, plants and bacteria, and such are referred to as obligate intracellular parasites. यानी कि जो आपके वायरसेस होते हैं ये एक वायरल पार्टिकल हैं जो कि सिंगल न्यूक्लिक होते हैं, यानी कि इनके अंदर या तो आरएनए होगा या फिर इनके अंदर डीएनए होगा. और ये इनकी जो कोर होती है यानी कि बाहर की परत होती है वो आपकी प्रोटीन कोटेड होती है या फिर कभी कभी आपकी एंजाइम कोटेड भी होती है. ओके, एंड वायरस कैन ओनली रेप्लिकेट विद द सेल ऑफ. और जो वायरस आपके होते हैं वो ज्यादातर एनिमल सेल के साथ, प्लांट के साथ, बैक्टीरियाज या इन सब के साथ ही ज्यादातर पाए जाते हैं. ठीक है. एंड इंट्रासेल्युलर पैरासाइटिक, या फिर जो पैरासाइट्स होते हैं उनके साथ. पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, अपने खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं. तो वायरसेस आपके इस तरह के होते हैं. ओके, नाउ वायरसेस आर नॉट क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द इलनेस दे कॉज. अब वायरसेस को हम अगर क्लासिफाई करने की बात आए तो जिस तरह की बीमारियां वो उत्पन्न करते हैं उस तरह से हम इनको क्लासिफाइड नहीं कर सकते. इंस्टेड दे आर ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट फैमिलीज बेस्ड ऑन वेदर द न्यूक्लिक एसिड एंड सिंगल और डबल स्टैंडर्ड. यानी कि अगर हम इसको बीमारी के तौर पर क्लासिफाई नहीं कर सकते तो हम इनको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? हम इनको इनकी जो फैमिलीज हैं, लाइक कुछ सिंगल सेलुलर हैं, कुछ डबल सेलुलर हैं, या फिर इनको न्यूक्लिक एसिड के बेस पर हम इनको कैटेगराइज कर सकते हैं. ओके, नाउ हार्मफुल वायरसेस कौन से होते हैं? वायरसेस आर मोस्टली नोन फॉर देयर एग्रेसिव एंड इन्फेक्शियस नेचर. यानी कि जब भी आप वायरस या वायरल वर्ड सुनोगे तो आपको हमेशा उसके बारे में रॉन्ग ही इम्पैक्ट आएगा. कहते हैं ना कि वायरल फीवर है, वायरल इन्फेक्शन है, या फिर उसको अब जैसे सारी बात छोड़ो, आप कोविड-19 का एग्जाम्पल ले लो तो ये भी एक वायरस डिजीज ही है, वायरल डिजीज ही है. ठीक है, जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है. ठीक है, तो वायरस हमेशा ज्यादातर हार्मफुल ही होता है. ठीक है, ये आपके नेचर को, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा इन्फेक्ट करता है. It's true, most viruses have a pathogenic relationship with their host, meaning they cause disease ranging from a mild cold to serious condition like severe acute respiratory syndrome SARS. अभी आप कोरोना सुन रहे हो, इससे पहले जो सबसे ज्यादा हार्मफुल वायरल फैला था पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में कह लो, वो सार्स था, SARS, दैट इज सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम. तो वो भी आपका वायरस की वजह से ही था. तो आपके जो वायरसेस होते हैं ये आपके नॉर्मल कोल्ड से लेके एक बहुत बड़ी महामारी तक के लिए उत्तरदायी होते हैं. दे वर्क बाय इन्वेडिंग द होस्ट सेल, टेकिंग ओवर इट्स सेल्युलर मशीनरी एंड रिलीजिंग न्यू वायरल पार्टिकल, देन गो ऑन टू इन्फेक्ट मोर सेल्स एंड कॉज डिजीजेस. अब क्या होता है कि आपके जो हार्मफुल वायरसेस होते हैं ये क्या करते हैं, ये किसी एक होस्ट सेल के अंदर गया. ठीक है, उसके बाद क्या करता है? टेकिंग ओवर इट्स सेल्युलर मशीनरी एंड रिलीजिंग न्यू वायरल पार्टिकल. वहां जाके ये अपना न्यू पार्टिकल छोड़ेगा, या फिर पहले एक इंसान को ये वायरल डिफेक्ट करेगा,
उसके बाद क्या करेगा, ये फिर सेकेंड वन में जाके ट्रांसफर हो जाएगा, फिर उसको इफेक्ट करेगा और धीमे धीमे जाके ये बढ़ता जाता है, मतलब एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। जैसे कोविड-19 में भी यही हो रहा है ना, कोरोना वायरस ऐसे ही फैल रहा है, पहले एक इंसान को होता है, फिर एक के टच में दूसरा आता है, फिर उससे दूसरे के टच में तीसरा, तो एक साइकिल बन जाती है कि एक से दूसरे को। तो वायरसेस इसी तरह से ग्रोथ करते हैं, इसी तरह से वायरल फैलते हैं। ओके, बट दे आर नॉट ऑल बैड, पर सभी बुरे नहीं होते हैं। सम वायरसेस कैन actually kill bacteria while other can fight against more dangerous viruses। यानी कि कुछ वायरसेस आपके ऐसे भी हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो वायरसेस को ही, और जो मतलब उनसे भी जो डेंजरस वायरसेस होते हैं उनको किल करते हैं या मारते हैं या उनसे लड़ने में मदद करते हैं। वायरसेस लीड्स मैनी डिजीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग। और लेकिन वायरसेस की वजह से प्लांट्स में और जानवरों में, उसके अलावा इंसानों में बहुत बीमारियां भी होती हैं। जैसे आपका पोलियो वायरस से है, चिकन पॉक्स, मीसल्स, कॉमन कोल्ड, एड्स, कोविड-19 आर सम सच वायरल डिसीजेस। यानी कि ये सारी आपकी वायरस से ही होती हैं। नेक्स्ट इज इन कैटल द वायरल इन्फेक्शन कॉज फूट एंड माउथ डिजीजेस। यानी कि आपके जो कैटल्स होते हैं, लाइक काउ, बफेलो, ये सब, इनके अंदर भी वायरल इन्फेक्शन होता है जो पैरों से और मुंह से जुड़ा हुआ होता है। उसके अलावा आपके वेजिटेबल्स, कैबेज, कॉलीफ्लावर, मस्टर्ड, कॉटन, बीन एंड टोमेटो आर यूजुअली इन्फेक्टेड बाय वायरस। यानी कि ये वेजिटेबल्स भी आपकी यूजुअली वायरस से इन्फेक्टेड होते हैं। अब आप कैसे बचा सकते हो? स्प्रेइंग पेस्टिसाइड ऑन प्लांट्स इज अ गुड मेथड फॉर प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम वायरल। यानी कि इन्हें वायरस से बचाने के लिए आप इन पर पैरासाइट्स का स्प्रे कर सकते हो। ओके, एंड सम वायरल डिजीजेस इन ह्यूमन आर प्रिवेंटेड बाय गेटिंग वैक्सीनेशन। इंसानों के लिए आप क्या कर सकते हो? जैसे पोलियो का वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, आपको छोटे छोटे बच्चों को 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती है ना, पोलियो की खुराक पिलाई जाती है, तो एक तरह का वैक्सीनेशन है, तो आप इससे वैक्सीनेशन से बच सकते हो। स्मॉल पॉक्स कंप्लीटली इरेडिकेटेड फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ बाय वैक्सीनेशन ओनली। यानी कि आप स्मॉल पॉक्स को कंप्लीटली अगर खत्म करना चाहते हो इस धरती से, तो उसका एकमात्र उपाय सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन ही है। और अब से कुछ टाइम बाद हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, कि कोविड-19 भी वैक्सीनेशन से ही जाएगा, या फिर उसका एकमात्र इलाज वैक्सीनेशन ही रह जाएगा, क्योंकि अब तक और कुछ निकल नहीं पाया है ना। बस अभी तो आप अपना बचाव कर सकते हो और अपने खुद को बचा सकते हो। और गवर्नमेंट हमारी वैक्सीनेशन के लिए काफी सारे रिसर्चेस भी कर रही है, काफी सारे उसने मतलब जो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं गवर्नमेंट उसको कर रही है। आने वाले दिनों में हो सकता है आपके सामने कोई ना कोई मेडिसिन जरूर आ जाए। नाउ फूड प्रिजर्वेशन। व्हाट इज फूड प्रिजर्वेशन? फर्स्ट इज बॉइलिंग। आप खाने को बचा कैसे सकते हो, ये एक हटके पॉइंट है। ओके, बॉइलिंग लिक्विड फूड आइटम कैन किल एनी एग्जिस्टिंग माइक्रोब्स। मिल्क एंड वाटर आर ऑफन बॉइल्ड टू किल एनी हार्मफुल माइक्रोब्स दैट मे बी प्रेजेंट इन दैम। यानी कि खाने को प्रिजर्व करने का, खाने को सुरक्षित रखने का सबसे बेहतर तरीका होता है उसको गर्म करना। हम ज्यादातर अपने लिक्विड फूड को बॉईल करते हैं, खौलाते हैं, गर्म करते हैं, ताकि उसके जो बैक्टीरियाज हैं वो मर सकें। ज्यादातर हम अपने दूध को और पानी को गर्म करते हैं। क्यों गर्म करते हैं? ताकि हम उसके अंदर हार्मफुल माइक्रोब्स को खत्म कर सकें। ओके, नेक्स्ट इज हीटिंग। हीटिंग में क्या है? सेम गरम करना ही है, बस बॉइलिंग में उसे खौलाना है, और हीटिंग में उतना नहीं करना है, कम करना है। हीटिंग टू टेम्परेचर्स विच आर सफिशिएंट टू किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनसाइड द फूड इज अ मेथड used to perpetuate strength. Milk is also boiled before storing to kill many microorganisms। यानी कि हीटिंग टू टेम्परेचर, यानी कि एक टेम्परेचर पे किसी भी मटेरियल को गर्म करना सफिशिएंट होता है, काफी होता है, जैसे कि उसके अंदर के जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं वो मर जाएं। ठीक है, तो ये भी एक बहुत यूजफुल मेथड है। ज्यादातर इससे दूध को प्रिजर्व किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ओके, नेक्स्ट इज कैनिंग। व्हाट इज कैनिंग? कैनिंग इन्वॉल्व्स कुकिंग फूड, सीलिंग इज इट इन sterilized cans or jars and boiling the containers to kill or weaken any remaining bacteria as a form of sterilization। कैनिंग में क्या होता है? कैनिंग में आप खाने को
जो पहले से पका हुआ फूड है, कुकिंग फूड है, उसको सील करके स्टेरलाइज कर लेते हो। लाइक आप उन्हें कैन में, कैंस वगैरह में जो होते हैं, औजार जो होते हैं, उनमें आप अच्छे से उसे प्रिजर्व कर लेते हो। उसके अलावा एंड बॉइलिंग द कंटेनर्स, उसके बाद आप कंटेनर्स को गर्म करते हो बैक्टीरियाज को मारने के लिए या उन्हें कमजोर बनाने के लिए, जो भी बैक्टीरिया स्टेरलाइजिंग की उस प्रोसेस के दौरान रह गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन क्या होता है? पेस्चराइजेशन इज अ प्रोसेस फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ लिक्विड फूड। ये लिक्विड फूड के लिए होता है। टुडे द प्रोसेस इज मेनली अप्लाइड टू डेयरी प्रोडक्ट। आजकल के समय में ये जो प्रोसेस है ये डेयरी प्रोडक्ट्स पर अप्लाई किया जा रहा है, यानी कि आपका मिल्क वगैरह पे। In this method, milk is heated at about 70 degree centigrade for 15 to 30 seconds to kill the bacteria present in it and cooling it. यानी कि आजकल के समय में इस मेथड को आप दूध को गर्म करने के लिए यूज करते हो, जिसमें से कि आप 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसे गर्म करते हो 15 से 30 सेकंड के लिए, जिससे कि उसके अंदर जो भी बैक्टीरियाज रह गए हैं वो मर जाएं। फिर आप उसे ठंडा करते हो क्विकली 10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे टू प्रिवेंट द रिमेनिंग बैक्टीरिया फ्रॉम ग्रोइंग, जिससे कि और जो बैक्टीरिया रह गए हैं वो ग्रो ना कर पाए। द मिल्क इज देन स्टोर्ड इन स्टेरिलाइज बॉटल और पाउचेज इन कोल्ड प्लेसेस। उसके बाद उस मिल्क को स्टेरिलाइज बोतल में रखा जाता है या फिर जो पाउचेज होते हैं उनको उनमें इसको रख के स्टोर करके कोल्ड प्लेसेस पे आप रखते हो। जैसे कि आपने देखा है, आप अमूल की थैलियां आती हैं, है ना, उसके अलावा जो पैकेट्स आते हैं, तो वो सब में जब मिल्क पैक होता है तो उससे पहले ही पेस्चराइजेशन की जो पूरी प्रोसेस होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज वैक्सीन। A vaccine is a biological preparation that provides active acquired immunity to a particular infectious disease। यानी कि वैक्सीन एक ऐसा बायोलॉजिकल मेथड है या एक ऐसी प्रक्रिया तैयार की गई है जो कि आपके इम्यूनिटी सिस्टम को किसी पर्टिकुलर इन्फेक्शन से बचाने के लिए पहले से आपको तैयार किया जाता है। ठीक है, मतलब वैक्सीन में क्या होगा कि आपको वो ताकत मिल जाएगी कि आप उस बीमारी के संपर्क में आने से पहले ही तैयार हो जाएं। A vaccine typically contains an great agent that resembles a disease-causing microorganism and is often made from weakened or killed form of the microbes, is its toxins or one of its surface protein। यानी कि जो आपकी वैक्सीन होती है उसके अंदर इस तरह के एजेंट्स पाए जाते हैं, इस तरह के कारक होते हैं, या उसके अंदर ऐसे कारक वो ऐसा कुछ इंतजाम करते हैं कि जो आपकी डिजीज है वो जिस चीज से हो रही है वो उसको चेंज कर देते हैं। लाइक या तो वो उन चीजों को मार देंगे या फिर उनको कमजोर कर देंगे। जो भी टॉक्सिन्स हैं आपके या जो भी आपके बॉडी के अंदर इन्फेक्शियस है चीज, वायरल है, उसको क्या करेंगे, या तो कमजोर कर देंगे या उसको एकदम मार देंगे। नेक्स्ट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं? An antibiotics is a type of antimicrobial substance active against bacteria। यानी कि आपके जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो आपका इस तरह के सब्सटेंसेस हैं जो कि आपको बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने में हेल्प करते हैं। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ एंटीबैक्टीरियल एजेंट फॉर फाइटिंग बैक्टीरिया इन्फेक्शंस एंड एंटीबायोटिक्स मेडिसिन्स आर वाइडली यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ सच इन्फेक्शंस। यानी कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइप है एंटीबैक्टीरियल एजेंट, क्योंकि ये आपके जो भी बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनसे लड़ने में हेल्प करता है। उसके अलावा अगर आपको मेडिसिन्स की अगर ज़्यादा जानकारी हो तो डॉक्टर के पास आप जब भी जाते हो तो आपकी वो जो भी बीमारी की दवाई दे रहा है उसके साथ वो आपको एंटीबायोटिक डेफिनेटली देगा ही देगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक एक ऐसी दवाई है, एक ऐसा इस टाइम पे ऐसे ट्रीटमेंट होते हैं कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आपको या फिर ये कह सकते हैं कि ये प्रिवेंशन है आपके इन्फेक्शन से, आपकी बीमारी से बचने का। दे में आइदर किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं कि आपको जो बीमारी हो गई है उससे लड़ने की दवाई तो आपको मिल ही रही है, साथ में एंटीबायोटिक आपको इसलिए मिल रही है कि आपके अंदर जो भी बैक्टीरिया या इन्फेक्शन है या तो वो मर जाए या फिर वो बैक्टीरिया आगे ग्रोथ ही ना कर पाए, उसकी ग्रोथ रुक जाए। ओके, आई होप आपको आज के टॉपिक्स समझ आए होंगे। योर चैप्टर इज ओवर। थैंक यू क्लास।